प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपके साथ मैं श्वेता त्रिपाठी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर दिए बयान से दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने यू टर्न ले लिया है। शीला दीक्षित ने कहा है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया और बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। दरअसल सोनिया गांधी की करीबी मानी जाने वाली दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। शीला दीक्षित ने सोनिया की तारीफ करते हुए राहुल गांधी पर हमला किया। उन्होंने कहा, सोनिया गांधी चुनौतियों से नहीं भागती हैं, उन्हें कांग्रेस का नेतृत्व करते रहना चाहिए। पार्टी उनकी अध्यक्षता में फिर खड़ी हो सकती है। लेकिन अब इस बयान से यू टर्न ले चुकी हैं शीला दीक्षित। ये इसको शब्दों को मोड़ा गया है और कुछ शब्द डाले गए हैं जो कहे ही नहीं गए थे। और ये बात थी, हाँ, ये जरूर कहा कि मैंने सोनिया जी से हर कांग्रेसमैन का एक बहुत बड़ा कंफर्ट फीलिंग है। और अभी हाल में जो उन्होंने कदम उठाए, जब सारी ऑपोजिशन को वो साथ लेकर गई, राष्ट्रपति भवन गई, वो ये जो बिल आ रहा था लैंड वाला एक्विजिशन वाला बिल, वो एक प्रमाण था कि वो सबको साथ ले सकती हैं। मनमोहन सिंह जी को भी वो मिलने गई, तो ये सब प्रमाण है। उसमें राहुल जी का नाम तो आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। शीला दीक्षित के बयान के बाद बीजेपी के हाथ बैठे बिठाए मुद्दा लग गया है। बीजेपी इसे कांग्रेस के अंतर्कलह का नतीजा बता रही, तो वहीं कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला है और कांग्रेस में अंतर्कलह है, गृहयुद्ध जैसे हालात हैं, क्योंकि वो कांग्रेस सत्ता के लिए बनी है और सत्ता अब है नहीं, जमीन उनकी खिसक चुकी है। नेतृत्व का संकट इसलिए भी है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी हों या राहुल गांधी हों, सत्ता का सुख तो ये चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारियां नहीं चाहते। There is absolutely no question about the leadership of Sri Rahul Gandhi. And Sheila Dikshit's statement I have seen today, Sheila Ji is a senior leader of the Congress party. I feel, it's my personal opinion, that all the senior leaders should refrain from making such comments. There is no clash between Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. Both of them are our respected leaders, President and Vice President of the party. They are working together very well, and whatever time both can devote for the Congress party, they are totally dedicated to the Congress party. यूपी में बेमौसम बारिश से हुई बर्बादी को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आपदा घोषित किया। अखिलेश ने तबाह हुए किसानों को राहत के लिए केंद्र से 1000 करोड़ रुपए की राशि की मांग की है। प्रदेश के 55 जिलों में बर्बादी का असर है। मौत और खुदकुशी के मामलों में प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख की मदद की जा रही है। इसके अलावा राहत के कामों में तेजी के मद्देनजर प्रभावित जिलों में कमिश्नर और डीएम की छुट्टियां हैं। यूपी में 44 जिलों में 50% फसलें बर्बाद हुई हैं। नए नियम के तहत 33% बर्बादी पर भी मुआवजा मिलना है। नए नियम के बाद प्रभावित जिलों की कुल संख्या 55 हो गई है। बेमौसम बारिश की मार से उत्तर प्रदेश के किसान उभर भी नहीं पा रहे हैं कि किसानों को सरकार से मुआवजे का आसरा था, लेकिन मुआवजे के नाम पर भी घपले हो रहे हैं। फैजाबाद में स्वर्ग सिधार चुके किसानों के नाम पर 100-100 रुपए के चेक जारी किए गए, जबकि जिंदा किसानों के खेतों के अभी तक सर्वे ही नहीं हो पाए हैं। इतना ही नहीं, मुजफ्फरनगर में तो मुआवजा दिलाने के नाम पर किसानों से खुलेआम रिश्वत मांगी जा रही है। पटवारी किसानों से खुलेआम रिश्वत की मांग कर रहे हैं और बड़े अफसर अनजान बने हुए हैं। उधर बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई फसल के सदमे में बांदा में एक और किसान ने अपनी जान दे दी। कर्ज और आर्थिक तंगी से परेशान 53 साल के किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस बीच बरेली में बेमौसम बारिश की मार से परेशान किसानों ने केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार से मुलाकात की और इस मौके पर किसानों ने लेखपालों की गलत सर्वे करने का आरोप लगाया। किसानों को मुआवजे के मुद्दे पर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बीच यूपी सरकार के तकनीकी शिक्षा मंत्री राम सकल गुर्जर ने आरोप लगाया है कि जिलाधिकारी और लेखपाल यूपी सरकार को बदनाम करने में जुटे हैं। साथ ही उन्होंने माना है कि मुआवजा देने में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। राम सकल गुर्जर से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता अनुराग चड्ढा ने। बेमौसम बारिश ने लगातार किसानों की कमर तोड़ रखी है और सरकारें उनकी मदद नहीं कर रही हैं। इस हमारे साथ राम सकल गुर्जर जी हैं, यूपी के तकनीकी शिक्षा मंत्री, उनसे हम बात करते हैं। राम सकल जी, आपने कई गांवों का दौरा किया
और निश्चित तौर पर समस्या बहुत बड़ी है। लेकिन आपने ग्राउंड पर जाकर क्या देखा, आखिर किसानों को मदद क्यों नहीं मिल पा रही है? देखिए अनुराग जी, इसमें सरकार की मंशा ये है कि नीचे तुरंत मुआवजा पहुंचा जाए। सरकार मदद नहीं कर रही, इससे सहमत नहीं हो। सरकार तो मदद कर रही है, लेकिन जो नीचे सिस्टम है, वो सिस्टम जो जमीनी हकीकत है उस पर मदद पहुंच जाए, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की है। एक मेरा सवाल है, इस वक्त गांवों में चुनावों का माहौल है, ऊपर से किसानों की फसल का संकट खड़ा हो गया है, सरकार ने फंड भी रिलीज कर दिया है। आपको लगता है कि कुछ जो ग्राम पंचायत की राजनीति होती है उससे भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है? हाँ, ये सही बात है कि जो मदद सरकारों ने की है, जो सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो मदद तत्काल जिलों में पहुंच गई है। और मदद पहुंचने के बाद कहीं कहीं कुछ ऐसी शिकायत गांव देहात में, मैंने कल गांव देहात में गया था, तो वहां पर कई जगह ऐसा देखने को मिला कि चूंकि आगे पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, तो उसमें वर्तमान प्रधान है, वो वर्तमान प्रधान अपने हिसाब से लेखपाल को नाम लिखा देता है और अपने लेखपाल दूसरी पार्टी के लोगों को छोड़ देता है। तो हमने वहां पर तत्काल तहसीलदार को और उनको निर्देश दिया है कि ऐसा कोई घर और ऐसा कोई खेत नहीं छूटना चाहिए जिसका नुकसान हुआ, उसके नुकसान का नाम सूची में न हो। चलिए, जो यूपी के तकनीकी शिक्षा मंत्री रामसकल गुर्जर जी है, उनका कहना है कि सरकार ने जो फंड रिलीज किया है वो किसानों तक पहुंच रहा है, लेकिन कई जगह तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं जिसको दूर करने की कोशिश सरकार कर रही है। दिल्ली से कैमरामैन शिव शंकर के साथ अनुराग चड्ढा, जी मीडिया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती आज पूरे देश भर में मनाई गई। यूपी में भी अंबेडकर जयंती के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री, आपको बता दें, इस पूरे दिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में अंबेडकर महासभा के दफ्तर पहुंचकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सूबे के राज्यपाल राम नाईक ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही राज्यपाल ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का शिलान्यास किया। ये प्रतिमा 125 फीट ऊंची होगी। उधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि दी। अंबेडकर की विरासत को लेकर आज सियासी बयानबाजी भी देखने को मिली। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जहां एसपी सरकार पर अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया, तो वहीं एसपी की ओर से भी मायावती पर पलटवार किया गया। यूपी में जब हमारी सरकार बनी थी तो हमने 6 दिसंबर का जो दिन है, तो इसको हमने यूपी में अवकाश करके घोषित किया था। हमने इसको 6 दिसंबर को अवकाश घोषित किया था। लेकिन जैसे यूपी में सत्ता परिवर्तन हुआ और समाजवादी पार्टी पावर में आई, तो इन्होंने, जो हमारी सरकार ने 6 दिसंबर के दिन को जो अवकाश घोषित किया था, इसको इन्होंने हटा दिया, मतलब इसको वर्किंग डे में कन्वर्ट कर दिया। अम्बेडकर जयंती पर घोषणा की है, उनके निर्माण दिवस पर अम्बेडकर 6 दिसंबर को, तो उसकी छुट्टी की घोषणा कर दी है। पूर्व बीएसपी नेता और राज्यसभा सांसद जुगल किशोर ने मायावती पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अंबेडकर जयंती के नाम पर बीएसपी विधायकों ने पैसे देकर रैली में भीड़ जुटाई। देखिए, निश्चित तौर पर मायावती जी अपने लोगों को बुला करके, जी पैसा टका खर्च करके जिन लोगों को टिकट दिया है उनसे दबाव बना करके हर विधानसभा से 3-3 बसें मंगवाई हैं। मायावती जी 3-3 बसें जो प्रत्याशी उनसे मंगवाई हैं और पैसा खर्च करके मंगवाया है। वो अंबेडकर जयंती के नाम पर नहीं आए, वो प्रत्याशियों ने लेकर के अपने आदमियों को आए हैं। जनता परिवार को फिर से एक करने की कोशिशें अब रंग लाती नजर आ रही हैं। माना जा रहा है कि कल यानी बुधवार को जनता परिवार में 6 पार्टियों के विलय का ऐलान हो सकता है। कल एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के दिल्ली स्थित घर पर एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें जेडीयू नेता शरद यादव, आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ओम प्रकाश चौटाला, एचडी देवगौड़ा और कमल मुरारका भी शामिल होंगे। इस बैठक के बाद जनता परिवार के महाविलय का ऐलान हो सकता है। तो जनता परिवार में शामिल होने वाले दलों में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेक्युलर, इंडियन नेशनल लोकदल जैसी पार्टियां शामिल हैं। मौजूदा स्थिति में अगर इन पार्टियों की ताकत संसद में देखें तो लोकसभा में एसपी के 5, आरजेडी के 4, जेडीयू के 2, जेडीएस के 2 और आईएनएलडी के 2 सदस्य हैं, यानी कुल 15 सदस्य।
हालांकि राज्यसभा में जनता परिवार की ताकत बड़ी है। यहां पर एसपी के 15, जेडीयू के 12, आईएनएलडी, जेडीएस और आरजेडी के एक सदस्यों को मिलाकर कुल 30 सदस्य हैं। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 4 दिन के दौरे पर आज जर्मनी रवाना हो गए। अखिलेश होनेवर में तकनीकी और इंजीनियरिंग मेले में शामिल होंगे। एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी उनके साथ जर्मनी गया है। मुख्यमंत्री मेले में जर्मनी भाषा में आईटी पॉलिसी की वेबसाइट भी लॉन्च करेंगे। इसके अलावा 16 अप्रैल को मेले में उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश के अवसर पर एक विशेष सत्र का भी आयोजन होगा। हनोवर मेले में यूपी का एक पवेलियन भी बनाया गया है। जर्मन चांसलर मर्केल ने कहा, यूपी में ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में काफी संभावनाएं हैं। आईपीएल के आगाज के साथ ही यूपी में सट्टेबाजी का खेल पूरे चरम पर है। किस मैच में कौन से खिलाड़ी होंगे, टॉस कौन सी टीम जीतेगी और आखिरी बॉल पर क्या होगा, ये सारी बातें सट्टे में शामिल होती हैं। यहां तक कि मैच के पहले 8 ओवर में कितने रन बनेंगे, इस पर भी सट्टा लगता है। इस बार आईपीएल मैच में यूपी में 2000 करोड़ से भी ज्यादा का सट्टा लगा है। जहां एक तरफ मैदान में 2 टीमों के खिलाड़ी मैच खेल रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ मैदान के बाहर सट्टे के खिलाड़ियों का मैच जारी रहता है। पूर्व की भांति इस बार भी हम नजर रख रहे हैं एंड कुछ भी अगर कंक्रीट आता है तब बताना उचित होगा। अभी ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि शेयर किया जा सके, बट वी आर डेफिनेटली ऑन द जॉब एंड चल रहा है काम। देश में आईपीएल शुरू होता है गुनाहों का एक बड़ा खेल, एक खेल जो उत्तर प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा बड़े शहरों में फैला हुआ है। एक ऐसा कारोबार जो 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के काले कारोबार की शक्ल में फैला हुआ है। अब खुफिया एजेंसियां लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही हैं। यूपी एसटीएफ की टीम भी तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है और तलाश की जा रही है उन गुनाहगारों की जो बढ़ा रहे हैं इस सट्टेबाजी के कारोबार को। कैमरामैन अमरेंद्र साह के साथ अवनीश प्रजापति, जी मीडिया, लखनऊ। इलाहाबाद में डॉक्टर की पिटाई का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। इलाहाबाद में डॉक्टरों की हड़ताल का आज तीसरा दिन है। वहीं अब सूबे के सभी डॉक्टर्स भी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों के बाहर मरीज दर्द से करहाते नजर आ रहे हैं। परेशानी उन मरीजों को सबसे ज्यादा हो रही है जो दूर दराज के इलाकों से इलाज कराने के लिए आए हैं। इलाहाबाद से करीब 300 किलोमीटर दूर राजगढ़ से आई एक महिला अपने पिता के इलाज की राह देख रही है। आशा नाम की इस महिला के पिता को पैर का कैंसर है। अगर वक्त पर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसका बचना नामुमकिन है और ऐसे में कई मरीज हैं जिनकी जिंदगी डॉक्टरों की हड़ताल के भंवर में फंसी है। हम राजगढ़ से आए हैं अपने पापा को लेके। अस्पताल में डॉक्टर राजगढ़ दिखा, मिर्जापुर दिखा तो वहाँ कहीं पैर काटना पड़ेगा। वहाँ से जवाब दे दिए हाँ, यहाँ भी नहीं सुन रहे हैं कोई चैनल। कह रहे हैं कि लखनऊ लेके जाइए। अब हमारे पास पैसा होता तो हम लखनऊ लेके ना जाते। फिर बाहरिया ब्लॉक से फिर बेली लेके आए। अब बेली वाले यहाँ मेडिकल भेज दिए। मेडिकल वाले सुन ही नहीं रही हैं, देख ही नहीं रहे हमारे मरीज को। अब कह रहे हैं यहाँ डॉक्टर नहीं बैठे, अब क्या करें हम। हमारा मरीज देखिए कितने खराब पोजीशन में है। लखनऊ के आलमबाग इलाके की रहने वाली एलएलबी की छात्रा अम्बेडकर नगर में लापता हो गई है। ये छात्रा टांडा क्षेत्र के टीएनपीजी कॉलेज में विधि स्नातक की परीक्षा देने के लिए 11 अप्रैल को अम्बेडकर नगर आई थी। बताया जा रहा है कि 24 साल की ये छात्रा कॉलेज के बाहर पेन खरीदने के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। छात्रा के पिता ने अमित ओझा और उसके भाई कृष्णा ओझा के खिलाफ बेटी के अपहरण की तहरीर दे दी है। नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या के मामले में खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश की चलते घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 76 में सोमवार को सॉफ्टवेयर इंजीनियर की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मुरादाबाद के बिलार इलाके में एक परिवार दबंगों के खौफ से पलायन को मजबूर है। आरोपी के मामूली विवाद को लेकर इलाके के दबंग एक परिवार को परेशान कर रहे हैं। मुरादाबाद के चकबंदी विभाग में पेशकार को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। विभाग में एंटी करप्शन और पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन किया था। मिर्जापुर जिले में भी बेमौसम बारिश किसानों के लिए कहर साबित हुई है। जिला प्रशासन अब तक करीब 6 करोड़ की राहत देने का दावा कर रहा है।